हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इक्वेशन विज़ार्ड। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और ये चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी बुक का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो जाहिर सी बात है हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इलास्टिक बिहेवियर, कब वो इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है, कब वो प्लास्टिक बिहेवियर दिखाता है। जब भी किसी सॉलिड पे फोर्स लगता है तो कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा और स्ट्रेस होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन से एक फॉर्मूला निकल के आएगा जिसको बोलेंगे हुक्स लॉ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का कर्व को पढ़ेंगे। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ेंगे। शियर जब आ जाता है जब हम शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन की बात करने लगते हैं। सेकंड लास्ट हम पढ़ेंगे यंग मॉडुलस और लास्ट में एक हमारा छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसका नाम है पॉइजन रेशियो। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सॉलिड होते क्या है। देखिए, बहुत सरल भाषा में सॉलिड को समझने की कोशिश कीजिए। सॉलिड कुछ ऐसे मैटर हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी फिक्स्ड शेप है प्लस एक फिक्स्ड साइज है, या कह सकते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम है। जिसकी भी फिक्स्ड शेप या फिक्स्ड साइज है या फिक्स्ड वॉल्यूम है उसको हम फिजिक्स में सॉलिड कहेंगे। फिर भी इसकी मैंने एक डेफिनेशन लिखी है बुक वाली, वो भी देख लेते हैं। इट इज द स्टेट ऑफ अ मैटर in which its atom or molecules are held strongly at the position of minimum potential energy and having fixed shape and volume is called solid. One by one पढ़ते हैं। It is a state of a matter, एक मैटर का स्टेट है, स्टेट की वो मैटर in which जिसमें its atom, जिसमें उसके एटम और मॉलिक्यूल्स, मतलब जहां पर मैटर की वो स्टेट जहां पर उसके एटम और मॉलिक्यूल स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेंगे या स्ट्रांगली किसी एक फिक्स्ड पोजीशन में रहेंगे, या कह सकते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहेंगे, जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और उसी फिक्स्ड शेप और उसी फिक्स्ड वॉल्यूम को बोलते हैं सॉलिड। तो जाहिर सी बात एकदम तय हो गया, सॉलिड्स वो मैटर है या वो मैटर की वो स्टेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट फिक्स्ड शेप में रहेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम में रहेगा और फिक्स्ड साइज में रहेगा। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। क्लियर? तो फटाफट से देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉलिड। चलिए अब देखते हैं सॉलिड्स के टाइप। तो मैंने बताया सॉलिड इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 2 अमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड। अब इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, एक तो हमें वो सॉलिड मिलने वाला है जिसके बीच में काम करने वाला या जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई ऑर्डर का हो। हाई ऑर्डर से यहाँ मतलब है कि उसके बीच के मॉलिक्यूल्स जो है ना, उनके बीच में काम करने वाला जो फोर्स होगा उन्हें बांध के रखेगा, इतनी इजीली उन्हें छोड़ेगा नहीं। और एक वो होगा जो उन्हें हल्के बांध के रखेगा, या जिनको बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। तो दोनों की डेफिनेशन देखें। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है, दो सॉलिड व्हिच हैव अ डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, बाहर से भी एक डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ना केवल बाहर से इनकी डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट फॉर्म होगी, बल्कि इनके इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स भी एक बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर का होगा। इतना आसान नहीं होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को तोड़ना। और दूसरे हैंड पे ग्लासी सॉलिड्स क्या है? दो सॉलिड व्हिच हैव नो डेफिनेट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड, जिनकी ना तो कोई बाहर की डेफिनेट एक्सटर्नल शेप है और उनके बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत कम है। इनके एग्जांपल देखें। देखो, जैसे डायमंड है। अब डायमंड, जाहिर सी बात है, डायमंड को तोड़ना इतना आसान थोड़ी है। डायमंड के बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई ऑर्डर का है, बहुत ज्यादा फोर्सेस उसके बीच में काम करते हैं। क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज भी एक तरीके का हमारा मटेरियल है डायमंड की तरह। माइका हो गया, इट्स नॉट दैट इजी। और इजी किसके बीच में है? जैसे सीमेंट को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या मुट्ठी में उठा के छोड़ सकते हैं ना इजीली। इतना ज्यादा बाउंडिंग या बॉन्डिंग इनके बीच में, इतना हाई ऑर्डर का बाउंडिंग एजेंट नहीं है। तो इसलिए सीमेंट इज अ काइंड ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, हल्का सा फोर्स लगाओगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी कि उसके बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है।
आई रिपीट वंस अगेन, जिन भी सॉलिड्स के बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, कम ऑर्डर का है, वो है एमॉर्फस और ग्लासी, और जिनके बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई ऑर्डर का है और जिनकी फिक्स शेप है एक्सटर्नल, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम सॉलिड्स के बारे में जान चुके हैं, सॉलिड्स के टाइप के बारे में भी जान चुके हैं। अब सबसे पहले एक छोटे से फोर्स देखते हैं जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो सॉलिड्स के बीच में काम करेगा जब जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो देखिए फटाफट उसकी डेफिनेशन क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज अ फोर्स which when applied changes the configuration of a body is called deforming force। देखो नाम में लिखा है डिफॉर्मिंग, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। हम किसी भी सॉलिड पे कोई भी ऐसा फोर्स लगाएं जिसकी वजह से उसके साइज में, शेप में, वॉल्यूम में, लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में किसी भी पर्टिकुलर एक XYZ एलिमेंट में अगर चेंज आ रहा है फोर्स लगाने के बाद, देन दैट फोर्स इज डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ गए? फिर से बता दूं, किसी भी सॉलिड पे लगने वाला एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से उसकी किसी भी एलिमेंट के, यानी कि उसकी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के हिस्से में, या उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट या उसका कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्लेस्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। चलिए ये हो गया। आगे देखिए, अब हम देख रहे हैं इलास्टिक और प्लास्टिक के बारे में फटाफट से। ठीक है, इसका सबसे इजी एग्जांपल मैं ले रहा हूं। हमने सब लोगों ने बचपन में रबर बैंड अपने हाथ में खूब बांध बांध के कागज चुराए हैं। तो जो रबर बैंड की वो जो क्वालिटी है ना, कि जब हम उसको खींचते हैं और वापस से वो उसी पोजीशन में आ जाता है, उस क्वालिटी को बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक, जब भी हम किसी भी बॉडी पर कुछ एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं और अगर उस फोर्स को फिर हटा दें, यानी कि हमने पहले फोर्स लगाया, उसकी फोर्स लगाने के बाद कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा और वो फोर्स हटाने के बाद से वापस से अपने उस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो वो बॉडी कहलाती है इलास्टिक। जैसे हमारे पास रबड़ होती है, अब ये अगर सपोज रबड़ है तो उसको मोड़ने की कोशिश करते थे, अगर हमने मोड़ा वापस से उसी पोजीशन में से दोबारा से रीगेन कर लिया, वापस से मोड़ने के बाद उसी पोजीशन में आ गया, तो वो कहलाया जाता है इलास्टिक। और अगर नहीं आ रहा है, उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं प्लास्टिक। फटाफट से कोई एक बार डेफिनेशन देखें इसकी। Elastic body, a body that returns to its original shape and size on removal of deforming force। देखो मैंने बताया ना, deforming force is a force जिसकी वजह से हमारी बॉडी के साइज, शेप में चेंज होगा। हमने वो फोर्स लगाया और लगाने के बाद जब हटाया, तो इफ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, बॉडी वापस से उस पोजीशन में आ जाए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, हमारे पेन में स्प्रिंग होता था, हम उसको प्रेस करते थे, पेन खुलता था, फिर हल्का सा फोर्स लगाते थे तो वापस चला जाता था, तो दैट स्प्रिंग। फिशिंग रॉड देखी हमने, पानी के अंदर जाती है, फोर्स को खींचती है, टेढ़ी हो जाती है ना, ये फिशिंग रॉड है, टेढ़ी हो जाएगी, फिर से फोर्स हटा लेंगे तो वापस से उस पोजीशन में आ जाएगी। च्युइंगम बेस्ट एग्जांपल, जिन्हें कहाँ चिपका देते हैं खा के, तो अगर वो च्युइंगम को ऐसे करोगे, दबा के रखोगे बाहर, तो यू विल फील लाइक इट इज अ काइंड ऑफ इलास्टिक नेचर। स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, जो बच्चे गिटार बजाते होंगे ध्यान देखेंगे, जब हम उसमें एक्स्ट्रा टेंशन देते हैं तो वापस से वो अपनी शेप को ओरिजिनली अचीव कर लेता है। ग्रेट। और प्लास्टिक बॉडी, अ बॉडी दैट डज नॉट रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो सबसे पहले तो हमने समझ लिया डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जिसके लगने से हमारी बॉडी की साइज, शेप बदल रहा है, और अगर उसके लगने से बॉडी में जो चेंज आया है, वो जब फोर्स हट जाएगा, तो बॉडी अगर वापस उस पोजीशन में आ जाए तो बॉडी हो गई प्लास्टिक, नहीं आया तो हो गई प्लास्टिक। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स एग्जांपल पुट्टी देखिए घरों में दीवारों पर होती है, एक बार पाउडर में पानी डाल दिया, अब पानी हटा लोगे तो वापस से क्या, जो उसका एक सॉलिड पार्टिकल बन गया है वो मिट्टी बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। मड, मिट्टी देखी ना हमने, मिट्टी में पानी डाल दो, वापस से पानी डालेंगे तो मिट्टी बन जाएगी, रेयरेस्ट फॉर्म है। तीसरा पैराफिन वैक्स, ये भी हमारा एक वैक्स का एग्जांपल है। जैसे हमने कैंडल जलाई, तो जिस फॉर्म में वैक्स है, अगर कैंडल बंद हो जाएगी, उसका टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या वो स्टोर करके वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। तो हम लोगों ने डिफॉर्मिंग, इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी के बारे में समझ लिया। जल्दी से हम इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड को कवर करते हैं। आइए चलिए जल्दी से एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब जब तक वो इलास्टिसिटी की लिमिट में है, हमारा मटेरियल या हमारा वो सॉलिड इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। फिर भी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है।
द मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच, जहां तक बॉडी रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने बताया ना, जिस पॉइंट तक बॉडी अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को रिटेन रखेगी उसको बोला हमने लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है यहाँ पर, मैंने लिखा है नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बट ऑल द बॉडीज बिहेव इन बिटवीन दीज टू लिमिट्स। ठीक है, कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है। ये हम एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट थ्योरेटिकली इस चीज को समझने के लिए हमने सॉलिड्स के बिहेवियर को समझकर उन पे कुछ लिमिटेड फोर्स लगाकर ये जाना कि अगर वो अपनी ओन पोजीशन को रिटेन कर लेते हैं तो वी नेम देम एज ए प्लास्टिक, सॉरी इलास्टिक, और नहीं कर पाते तो हम उन्हें बोलेंगे प्लास्टिक। अब जैसे रबड़ ही है, अगर हमने उसे एक फोर्स से ज्यादा खींचा तो वो टूट जाएगी ना, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी। तो इसका मतलब सारे के सारे, आइडियली बात अलग है, थ्योरेटिकली बात अलग है, पर प्रैक्टिकली सारे के सारे हमारे मटेरियल्स या सॉलिड्स परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होते, कहीं ना कहीं उसके बीच में लाई करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। एनसीईआरटी में बहुत लंबा इस पर आर्टिकल लिखा हुआ है, आप वहां जाकर रिव्यू भी कर सकते हो, बट मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करी और समझाने की कोशिश करी है। देखिए क्या है, सॉलिड्स के बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा होता है, और अगर आप सॉलिड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो जाहिर सी बात है, सपोज ये मॉलिक्यूल है सॉलिड का और मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो इसके आसपास के मॉलिक्यूल यहाँ पर है वो डिस्टर्ब होंगे ना, और अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो वो इसको डिस्टर्ब करेंगे, वो इसको डिस्टर्ब करेंगे, इधर वाले इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड देख रहे हैं। हम ये समझ गए कि सॉलिड पर जब भी फोर्स लगाएंगे एक्स्ट्रा तो उसके एलिमेंट्स, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी अपने साइड वाले पार्टिकल, फिर अपने साइड वाले पार्टिकल, फिर अपने साइड वाले पार्टिकल, और ऐसे कैसे जितने पार्टिकल इन्वॉल्व है सब में यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। और हमने यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, हम इलास्टिक बिहेवियर देख रहे हैं सॉलिड का, कि किस पॉइंट पे सॉलिड जो है वो इलास्टिक की तरह काम करेगा और कहाँ पर प्लास्टिक की तरह। तो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एक सॉलिड लिया, उनके बीच में स्प्रिंग्स डाल दिए, ये सब स्प्रिंग्स काम कर रहे हैं। देखो एक ये सॉलिड है, एक ये सॉलिड है, या इसको पूरा सॉलिड मान लीजिए, उसके दो सेक्शन मान लीजिए, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये सेक्शन ये, पूरा एक सॉलिड, उसके दो सेक्शन, कुछ भी समझ लीजिए। इसके अंदर सारे के सारे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, और स्प्रिंग लगाने के बाद हम इसका इलास्टिक बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर जिसको स्प्रिंग से अटैच्ड है, यहाँ से खींचने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से खींचूंगा और ये इसके साथ इससे जुड़ा हुआ है, वो मटेरियल इलास्टिक है, तो क्या ये इसको वापस उसी पोजीशन में बुलाने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यही तो इलास्टिक नेचर है, यही तो इलास्टिक बिहेवियर है। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करने वाला फोर्स इलास्टिक है नेचर में, तो वो 100% अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने एटम को वापस अपनी उसी शेप में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि भाई छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ। दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ इलास्टिसिटी। और वो क्या कह रहा है, इलास्टिक बिहेवियर क्या होगा, इफ यू ट्राई टू डिस्प्लेस एनी बॉल, ये ना 1 2 3 4 5 6 ब्लैक डॉटेड प्लीज, अगर आप इन बॉल को डिस्प्लेस करने की कोशिश करो, इफ यू ट्राई टू डिस्प्लेस एनी बॉल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो इक्विलिब्रियम में है वहां से डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे, then the spring will try to restore the ball back to its original position। मैं फिर से एक बार एक बहुत ही क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने एक सॉलिड लिया, सॉलिड के सारे एलिमेंट्स आपस में स्प्रिंग्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है फोर्स अपने सारे नेबर पार्टिकल्स पे जाएगा, और नेबर पार्टिकल्स के पास जाने के बाद उसके पार्टिकल ये कोशिश करेंगे कि भाई तुम अपनी इलास्टिक नेचर को मेंटेन करो, प्लास्टिक में मत जाओ। और इस थ्योरी को कहा गया इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स के बीच में काम करने वाला इलास्टिक नेचर हम थ्रू दिस स्प्रिंग एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इफ यू हैव सम क्वेश्चन प्लीज राइट इन आवर कमेंट बॉक्स, as well as do write us on Instagram as well as on Facebook page. Thank you so much.